दोस्तों नमस्कार। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी की मूर्ति के गिरने के बाद महाराष्ट्र वासियों से और शिवाजी से माफी मांगी। उन्होंने कहा था कि शिवाजी के चरणों में गिरकर वो माफी मांगते हैं। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। राहुल गांधी ने उनकी माफी पर भी सवाल उठा दिया। राहुल गांधी कल यानी 5 सितंबर 2024 को शिक्षक दिवस के दिन महाराष्ट्र में थे। उन्होंने कहा कि मोदी आखिर माफी क्यों मांग रहे हैं। यहाँ कुछ ही दिन पहले शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई गई। शायद सबसे बड़े महापुरुष शिवाजी महाराज जी की मूर्ति बनती है और कुछ ही दिनों में वो मूर्ति गिर जाती है। और मैंने अखबार में पढ़ा कि प्रधानमंत्री ने कहा मैं शिवाजी महाराज से माफी मांगता हूं। अब मैं ये समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी ने किस कारण माफी मांगी। अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि ये जो मूर्ति थी इसका कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के एक व्यक्ति को दी गई। शायद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, मैंने गलती की, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के व्यक्ति को नहीं देनी थी, ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट मेरिट पे देना था। शायद वो गलती हो सकती है। दूसरी गलती हो सकती है, शायद प्रधानमंत्री इसके लिए माफी मांग रहे हैं कि मैंने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया उसने भ्रष्टाचार किया, महाराष्ट्र के लोगों से चोरी की। यह कारण हो सकता है। राहुल गांधी ने डायरेक्ट वार नरेंद्र मोदी पर किया है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने माफी के साथ राहुल गांधी पर वार किया था, लेकिन राहुल गांधी ने नाम लेकर मोदी पर वार किया है। राहुल गांधी के अंदर एक खास अंतर आया है, एक चेंज आया है। 2019 में आप याद करिए, राहुल गांधी कहा करते थे चौकीदार ही चोर है, लेकिन आज राहुल गांधी कहते हैं कि पूरी सरकार ही चोरी की। राहुल गांधी के बोलने में एक वैचारिक अस्पष्टता दिखाई देती है। राहुल गांधी अब केवल मोदी पर नहीं बल्कि आरएसएस के विचार पर हमला करते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि राहुल गांधी ने इस बार सावरकर पर वार नहीं किया, बल्कि सावरकर के विचार पर आरएसएस पर वार किया और बताया कि आरएसएस की वैचारिकी क्या है। अब आपको लग रहा होगा कि राहुल गांधी और मोदी के बीच ये जुमलेबाजी चल रही है। मोदी राहुल गांधी पर कुछ आरोप लगा रहे हैं और प्रत्युत्तर में राहुल गांधी मोदी पर कुछ कह रहे हैं। आपको राहुल गांधी की बात भी मोदी की बात भी जुमलेबाजी से ज्यादा नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन विश्वास मानिए राहुल गांधी की बात 100% सच है। कैसे सच है आज के वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव के पहले की पृष्ठभूमि को आप समझिए। लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, हेमंत सोरेन जैसे इंडिया गठबंधन के बड़े लीडरान को मोदी ने जेल भेज दिया था, और वो भी लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले। ये साफ तौर पर इसका उद्देश्य यही था कि लोकसभा चुनाव को प्रभावित किया जाए। लोकसभा चुनाव प्रभावित करने के उद्देश्य से की गई ये कार्यवाही पूरे देश में बहुत नकारात्मक तौर पर देखी गई। हालांकि मोदी को कुछ फायदा भी हुआ और आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ कि लोकसभा में उसका खाता भी नहीं खुल पाया। लेकिन इसके बाद लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं। पहली बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसने अभी हाल ही में हरियाणा इलेक्शन को पहले जो 5 अक्टूबर को था उसको 10 अक्टूबर को कर दिया है। और किसके कहने पर किया है? बीजेपी के सिफारिश पर किया है। क्या आप इस बात को इमेजिन कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कांग्रेस की सिफारिश पर डेट बदल दे? अगर डेट कांग्रेस की सिफारिश पर नहीं बदल सकता तो बीजेपी की ही सिफारिश पर क्यों बदल रहा है? और अगर ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या वाकई में निरपेक्ष बॉडी मानना चाहिए? क्या एक न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन मानना चाहिए? क्या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी खास पार्टी के लिए इस्तेमाल कर रहा है? ये सारे सवाल हैं। खैर, पहले चरण की वोटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेटा रिलीज करने में बहुत देरी की थी और डेटा बदल भी दिया था। आपको अच्छी तरह याद होगा। एआई के जमाने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में किसको लग जाता है इतना वक्त? और अगर इतना वक्त लग रहा था तो क्यों? और डेटा बदला गया तो क्यों? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ स्पष्ट अभी तक क्लियर नहीं बताया है। महत्वपूर्ण बात है कि 29 जुलाई 2024 को एक और रिपोर्ट जारी की जाती है जिसका नाम है एडीआर रिपोर्ट। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो पूरी रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं। इस रिपोर्ट का जो टाइटल था वो था डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन द वोट्स कास्ट एंड द वोट्स काउंटेड इन 2024 लोकसभा इलेक्शंस, मल्टीपल पर्सपेक्टिव। ये इसका टाइटल था। और 29 जुलाई 2024 को एडीआर ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में एडीआर ने बताया कि 543 लोकसभा सीटों में से 538 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिसमें जो काउंटेड वोट थे, कुल पड़े वोट थे, वो अलग थे और गिने वोट थे अलग। मतलब आपने वोट डाले 100 और कई बार जो पड़े वोट हैं वो हो गए 120, 90 या 80। मतलब आप ईवीएम दबा रहे हैं 100 के लिए और वोट काउंट हो रहा है 150, कई बार 80, 70। और ऐसा 1-2 सीटों पर नहीं हुआ है, ऐसा हुआ है 538 सीटों में।
लोकसभा की कुल 543 सीटें होती हैं। आपको याद होगा कि पहले एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीटें दी जाती थी, लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत उसको खत्म कर दिया गया। अब लोकसभा में सीटें रह गई हैं 543 और 543 पे इलेक्शन हो रहा था और 538 सीटें ऐसी थी जिसमें वोट काउंट्स और डाले गए वोटों में अंतर पाया गया है। इसको आप क्या कहेंगे? ये बहुत आश्चर्य की बात है। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 362 सीटों में 5,54,598 वोट कम गिने गए। 5,54,598 वोट कम गिने गए। 176 सीटों में 35,093 वोट ज्यादा गिने गए। इसको क्या कहेंगे? वोटिंग परसेंटेज भी डिले किया गया और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुछ ही ऐसी सीटें थे जहां पर वोटिंग काउंट और डाले गए वोट लगभग बराबर थे, जिसमें अम्ब्रेला, अनिनगल, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और सूरत एक था जिसमें निर्विरोध चुनाव बीजेपी के कैंडिडेट ने जीता था। अब आप समझ लीजिए, केवल 7 सीटें ऐसी थी जहां पर सब कुछ ठीक था। महत्वपूर्ण बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई सफाई नहीं दी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। इस देश के 140 करोड़ भारतीय जो लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, डेमोक्रेसी में भरोसा करते हैं, क्या उनके डेमोक्रेटिक बिलीफ सिस्टम को बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरह के काम नहीं कर सकता था? क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता नहीं सकता था कि एडीआर जो कह रहा है वो गलत कह रहा है, सही कह रहा है? अगर सही कह रहा है तो क्यों कह रहा है, अगर गलत कह रहा है तो क्यों कह रहा है? एविडेंस दे सकता था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर ऐसा करता तो शायद 140 करोड़ भारतीयों के अंदर लोकतंत्र के लिए एक विश्वास पैदा होता। लेकिन एडीआर की रिपोर्ट चाहे जितने कम लोगों ने पढ़ा हो, पहली बात तो गोदी मीडिया एडीआर की कोई रिपोर्ट दिखाएगा नहीं, लेकिन अगर एडीआर की रिपोर्ट आप साधारणतः मान लीजिए 1 करोड़ लोग भी पढ़ते हैं तो ये बहुत नुकसानदेह बात है भारत के लोकतंत्र के लिए। और एडीआर ने अगर रिपोर्ट सही दी है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निश्चित तौर पर बताना चाहिए कि ये घालमेल ऐसा क्यों हुआ है। देखिए, कुल मिलाकर ये कहना है कि डेमोक्रेटिक जो सेटअप होता है, किसी देश के लोकतंत्र की जो पूरी अवधारणा होती है, लोकतंत्र 1 दिन में 2 दिन में विकसित नहीं होता है। भारत का लोकतंत्र, लोग कहते हैं कि 1947 की यात्रा के बाद आज यहाँ पहुंचा है, लेकिन भारत के लोकतंत्र की लड़ाई 1947 केवल नहीं, भारत के लोकतंत्र की लड़ाई तब की लड़ाई है जब संविधान की पहली बार मांग, कराची अधिवेशन आपको याद होगा, जहां पर जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत फेमस स्पीच हुआ, जहां पर डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए उन्होंने अपनी बात रखी, फंडामेंटल राइट्स के लिए अपनी बात रखी। मिलता जुलता फंडामेंटल राइट भारत ने बाद में भारतीय संविधान में समाई। उसके बाद 1935 के एक्ट की बात होती है। अंग्रेजी सरकार धीरे धीरे दबने लगी और लोकतांत्रिक स्वरूप को धीरे धीरे समझने लगी कि भारत अब मानने वाला नहीं। यानी ये लड़ाई आज की नहीं है। अगर भारत के लोकतंत्र की लड़ाई 100 सालों से ज्यादा की है तो भारत के लोकतंत्र को यूं ही खत्म होते देखना नहीं चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निश्चित तौर पर बताना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन किसी भी डेमोक्रेसी का सबसे मूलभूत आधार होता है। अगर इलेक्शन प्रभावित होगा तो आप समझ लीजिए कि डेमोक्रेसी कहीं नहीं रहेगी। कई बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को कहा है। आपको याद होगा कि चंडीगढ़ का एक मामला हुआ था, जिसमें चंडीगढ़ के मामले में बीजेपी कैंडिडेट को जिताने के लिए वहां के पीठाधीन अध्यक्ष ने दाएं बाएं खेल किया था और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव रद्द करके अपना फैसला सुनाया था। यानी डेमोक्रेटिक सेटअप में बहुत जरूरी होता है, इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्लियर कट एक्सप्लेनेशन देश के सामने रखे। लेकिन राहुल गांधी अपनी बात में निश्चित तौर पर सही साबित हो रहे हैं। राहुल गांधी के अंदर क्लियर विजन है, राहुल गांधी के अंदर वैचारिक समझ है और नए राहुल गांधी अब बीजेपी की पकड़ में आने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं ट्विटर पर ट्रेंडिंग होने लगता है, राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा शुरू हो जाती है और मोदी साहब के लिए, वर्तमान सरकार के लिए ये किसी त्रासदी से कम नहीं। नमस्कार।